गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो छठा संस्करण होगा ये कहां पे होगा। तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु में। इस बार ये साउथ में होंगे। तो याद रखना 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे ये इसका छठवां संस्करण होगा। कहां पे होगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 4 शहरों में ये होंगे, चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में। कब से कब तक होंगे? तो 19 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2024 तक। और याद रखना कि पहली बार स्क्वैश जो गेम है उसको इन खेलों में शामिल किया जाएगा। और हमारे जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी उन्होंने इसके लोगो और शुभंकर को अभी लॉन्च कर दिया। शुभंकर यानी कि इसका मैस्कॉट वो क्या है? वो है वीर मंगाई। और ये क्या है या बोलूं कि ये कौन है? तो ये जो शुभंकर है वीर मंगाई ये महान स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलू नायर को रिप्रेजेंट करता है, जिन्हें राज्य में आमतौर पर वीर मंगई के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी वे। तो याद रखना कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण होगा 2024 में, तमिलनाडु में होगा। शुभंकर भी मैंने आपको बता दिया, वो भी याद रखना। अब खेलो इंडिया से संबंधित पिछले एक साल में आपने क्या क्या प्रश्न पढ़े, चलो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अभी बिल्कुल लेटेस्ट आपको याद होगा, पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन हुआ था, अभी दिसंबर में हुआ, नई दिल्ली में हुआ था। और इसमें टॉप पे हरियाणा था, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश था और तीसरे पे तमिलनाडु था। और उसका शुभंकर क्या था? मैस्कॉट उज्ज्वला, जो रिप्रेजेंट करता है गोरैया चिड़िया को, जो गोरैया होती है ना, गोरैया चिड़िया, उसको। और अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में जो इसका तीसरा संस्करण हुआ था, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। पहले स्थान पे उसमें जम्मू कश्मीर रहा था। और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2023 में पांचवा संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसका शुभंकर था आशा, उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। और अभी 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें पहले स्थान पे पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था। तो ये भी आपको जरूर याद रखने हैं। अच्छा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण था उसका शुभंकर क्या था? मैस्कॉट जीतू था, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को। और ये बारासिंगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 दिसंबर को। तो हर साल 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे यानी कि राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 23 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती होती है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, मतलब जब वो प्रधान रहे थे, उस दौरान किसानों के लिए कई सुधार कार्य किए थे, इसीलिए उनकी जयंती को ये दिन मनाते हैं। आपको बता दूं, उन्होंने 1967 में कांग्रेस को छोड़ दिया था और फिर उन्होंने उसके बाद अपनी एक पार्टी बनाई थी। बताओ उनकी पार्टी का नाम क्या था? भारतीय लोक दल। वे 1979 से लेकर 1980 तक प्रधानमंत्री रहे थे और वैसे वो उत्तर प्रदेश के भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। अच्छा, इस बार इस दिन की थीम क्या है? सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना, डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। और किसान से आपको याद आएगी एक योजना, केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री किसान योजना, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 2 ही तरह के तो प्रश्न बनते हैं इसमें, कब शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी। तो ये 24 फरवरी 2019 को शुरू होती है। कहां से? गोरखपुर, यूपी से। ये वही है जिसमें किसानों को टोटल 6,000 रुपए देते हैं, 2-2 हजार रुपए की किस्त में, 3 किस्तें जाती 2-2 हजार रुपए की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये कहां पर खुला, तो पुणे, महाराष्ट्र में खुला था। अब डे वाला प्रश्न आ गया, देखो एक बार फिर से मैं आपको दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराऊंगा, मेरे साथ साथ बोलना ताकि ये आपको याद होते हुए चले। बाकी मैं सारे डेज हिंदी में बोलूंगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है इंग्लिश में। जैसे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे था, बीएसएफ ने स्थापना दिवस मनाया, नागालैंड का भी स्थापना दिवस होता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे और अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी होता है। 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस और इस दिन यूनिसेफ डे भी होता है। 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस,
18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस और अभी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस आपने मनाया था। ये दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज हैं। मैं हर बार आपको रिवाइज कराता हूँ, पूरे महीने भर तक रिवाइज कराता हूँ, ताकि इतनी बार हम इनका रिवीजन कर लेना कि एंड होते होते ये सारे डेज आपको याद ही हो जाए इसी क्लास में। पर शर्त क्या है, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे खाना खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। आपका पेट तभी भरेगा जब आप खाना खाओगे। आप मुंह चलाओगे, खाने को पचाओगे, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मुंह चलाना पड़ेगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा मतलब। और हाँ, अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आप में से कोई अगर इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज भी मैं तैयार करता हूं, वो मिलेगी आपको क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। आप में से बहुत से नए स्टूडेंट पूछते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, क्विज कहाँ मिलेगी। मैं बोलता तो हूँ डेली, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में मिलेगी मेरे भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट हाँ, प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, आकर कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे एक बार शेयर जरूर करना। आज के हमारे इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 6000 लाइक्स का, तो वीडियो पे लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा सुकृता पॉल कुमार। तो अभी सुकृता पॉल कुमार ने अपनी बुक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार का 6वां संस्करण जीता है। अच्छा, इनके अलावा सामाजिक कल्याण में असाधारण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को सामाजिक उपलब्धि के लिए ये रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप कह सकते हो ये पुरस्कार सामाजिक उपलब्धियों के साथ साथ मानवाधिकारों और विश्व शांति की दिशा में किए गए कार्य को लिए भी दिया जाता है। मतलब कला के क्षेत्र में भी और सामाजिक उपलब्धियों के क्षेत्र में भी। इस पुरस्कार को 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाशक हैं पीटर बुंडालो, उन्होंने शुरू किया था। इसमें पुरस्कार के रूप में $5000 की राशि दी जाती है। और पिछले साल ये पुरस्कार एक पत्रकार व लेखक थे राज कमल झा, उन्हें उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए मिला था। और आपको याद आएगा, अभी साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला 2023 का? जॉन फॉसे को मिला था। ये नॉर्वे के लेखक हैं। और भारत का पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही दिया गया था गीतांजलि के लिए। साहित्य के क्षेत्र में मिला था उनको 1913 में। वैसे अभी आपको याद होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 24 भाषाओं में दिया गया। 22 तो आपके 8वीं अनुसूची वाली हो गई, और एक अंग्रेजी हो गई, और एक राजस्थानी हो गई। अच्छा, कल आप ही में से एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, शायद वो नए स्टूडेंट थे हमारे। उन्होंने कहा कि कोई तो बता रहा है इंग्लिश प्लस हिंदी और आप बता रहे हो इंग्लिश प्लस राजस्थानी। तो अगर आपने कहीं इसको पढ़ा है, किसी और क्लासेस में पढ़ा है, तो यहाँ पे हिंदी आप खुद ही सोच के देखिए ना, हिंदी कैसे हो सकता है? हिंदी तो आपकी ये 22 भाषाएं जो हो गई 8वीं अनुसूची के अंदर, वहां पे आ गई ना, तो यहाँ पे राजस्थानी ही होगा। कई बार अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप 2-3 जगह क्लास ले रहे हो और कंफ्यूज हो, अगर अलग अलग चीजें आ रही है, तो आप खुद सर्च कर लिया करो, गूगल है आपके पास, कंफ्यूज मत रहा करो। मान लो कल मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ता या मेरे सामने आपका कमेंट नहीं आ पाता, तो मैं आपका डाउट क्लियर नहीं कर पाता, आप कंफ्यूज रहते, तो खुद से क्लियर कर लिया करो। अगर हाथों हाथ क्लियर कर लोगे ना तो वो हो जाएगा, बात के लिए फिर वो रह जाता है डाउट। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता कि करंट अफेयर्स के लिए इतना समय है क्या आपके पास कि 2-3 चैनल पे आप पढ़ रहे हो? 1-2 चैनल फिक्स कर लो और आगे करो अपनी पढ़ाई को। इतना समय नहीं है, इस एक सब्जेक्ट को इतना समय दोगे क्या आप कि 2-3 चैनल से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो? बाकी आपकी मर्जी है। देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार में हम बात कर रहे हैं, हिंदी का मिला था अभी संजीव को, उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। अंग्रेजी में मिला अभी नीलम शरण को, उनके उपन्यास रेक्यूम इन राग जानकी के लिए। और भारत में हम कहते हैं कि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और अभी लेटेस्ट 57वां मिला था ये दामोदर मावजो को 2022 के लिए। उससे पहले 56वां मिला था नीलमणि फूकन को 2021 के लिए, जिनका भी निधन हो गया। और जेसीबी साहित्य पुरस्कार ये पेरुमल मुरुगन को मिला उनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए। तो साहित्य वाला प्रश्न था ना, इसीलिए मैंने आपको साहित्य से संबंधित जो भी आपके अवार्ड्स थे वो एक बार रिवाइज करा दिए, तो इनको आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार केरल ये युवाओं के काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है। और केरल में भी अगर शहर पूछोगे तो कोच्चि और तिरुवनंतपुरम बताया गया है इस रिपोर्ट में। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। देखो, इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम होती है। वैसे भारत का पहला स्पेस टेक पार्क आपको यहीं मिलेगा, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहीं पे मिलेगा।
आप जानते हो विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बना? केरल के तिरुवनंतपुरम में। अभी दिसंबर में 5वां वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तिरुवनंतपुरम में। और 2023 में भारत और फ्रांस के बीच में जो फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज हुआ था, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो भी केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। और उसके अलावा अभी भारत का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल ये कहाँ पे खोला गया? केरल के तिरुवनंतपुरम में ही, जिसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। वैसे आप जानते हो केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग भी कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ पे आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिलेगा, पेरियार नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क मिल जाएगा। और इडुक्की डैम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। और यहाँ के 2 क्लासिकल डांस हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। और यहाँ की क्लासिकल लैंग्वेज है मलयालम। अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 को जारी किया था। उसमें बड़े राज्यों में केरल टॉप पे रहा था। और याद रखना, भारत का पहला साहित्य का शहर कौन सा बना? फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर केरल का कोझिकोड बना है। और अभी सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया केरल। ये मैंने आपको बता ही दिया। भारत का पहला AI स्कूल ये लॉन्च हुआ तिरुवनंतपुरम में। एक नेहरू ट्रॉफी याद रखना, इसका आयोजन होता है केरल में। ये एक बोट रेस है। और पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया केरल। ये हमने पढ़ लिया। 5वां वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन हुआ तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF+ जिला ये बना वायनाड जिला। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की केरल ने। और भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना ये शुरू हुई केरल के कोच्चि में। मतलब इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट चलेगी यहाँ पे। और सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव है, पहली नाव है, उसका नाम क्या है? और अभी केरल ने सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली टूरिस्ट नाव को लॉन्च किया था, उसका नाम है सूर्यांशु। अट्टुकल पोंगल उत्सव मनाया जाता है केरल में। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज हमने देख ही लिया। और क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट ये केरल हाईकोर्ट बना। मलयालम भाषा में निर्णय प्रकाशित किया। और आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना था केरल का वायनाड जिला। देश का पहला संविधान साक्षर जिला है कोल्लम जिला केरल का। और देश का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य भी केरल है। अभी केरल का कुंभलांगी गांव ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना था। केरल हाईकोर्ट ये भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया। भारत का पहला जेंडर पार्क मिलेगा केरल में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये आपको मिलेगा केरल में। अभी पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव का आयोजन भी हुआ था केरल में। तो केरल से संबंधित मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स रिवाइज करा दिए। ये सारे पॉइंट्स हमने 2023 में ही पढ़े हैं। आप कह सकते हो एक तरह से डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में हमने केरल का सुपड़ा साफ कर लिया, 2023 का निपटारा कर लिया। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर नाम की बुक को किसने लिखा? अश्विनी कुमार ने। अश्विनी कुमार ये कौन है? तो ये पूर्व कानून मंत्री हैं जिन्होंने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर। इसे अभी नई दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया। अच्छा, 2023 की कुछ बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, इस बुक को लिखा अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। डॉक्टर MA हसन वॉर एंड वुमेन नाम से बुक लिखी। वहीं पीयूष बोबले गांधी सियासत और संप्रदाय नाम से बुक लिखी। दिग्गज टेनिस प्लेयर है जयदीप मुखर्जी, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है क्रॉसकोर्ट नाम से। बोरिया मजूमदार सचिन के ऊपर बुक लिखी है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। वैसे सचिन की ऑटोबायोग्राफी क्या है? प्लेइंग इट माई वे। अमिताभ घोष स्मोक एंड एशेज नाम से बुक लिखी है। आशीष कुंद्रा अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नरेटिव्स नाम से बुक लिखी। तो नारायण वागुल रिफ्लेक्शन नाम से बुक लिखी, जिसको लॉन्च किया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। शशि शेखर वेम्पाती कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये कुछ बुक्स मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में कितनी भारतीय विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 6 को। तो अभी सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है, जिनमें भारत से 6 विरासतों को चुना गया है। मैं आपको 6 की 6 पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। एक तो अमृतसर का जो रामबाग गेट है उसे उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। उसी तरह विशिष्टता का पुरस्कार मिला, यानी कि अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, किसे? केरल के कुन्नमंगलम भगवती मंदिर स्थित कर्णिकारा मंडपम को। मेरिट का पुरस्कार, अवार्ड ऑफ मेरिट,
ये मिला हरियाणा के गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिफेनी और मुंबई में डेविड सेसून लाइब्रेरी व रीडिंग रूम को, और दिल्ली में बीकानेर हाउस को भी। वहीं पंजाब में पीपल हवेली इसे स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सम्मान मिला। तो हमने प्रश्न में देखा ना कि 6 भारतीय विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो 6 ये रही। इसमें एक तो ये अमृतसर का रामबाग गेट याद रख लेना, एक हरियाणा का गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिफेनी याद रख लेना, पंजाब की पीपल हवेली याद रख लेना, और ये बीकानेर हाउस वगैरह भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। वैसे तो ये एशिया प्रशांत पुरस्कार है ना, ये इस साल 3 देश भारत, नेपाल और चीन की 12 विरासत परियोजनाओं को दिया गया, लेकिन हमने केवल भारत की ही बात की है क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है। भारत की 6 विरासतों की बात की हमने। और ये जो एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार है, इसे सन 2000 से यूनेस्को के द्वारा दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों के संरक्षण को बढ़ावा देना। देखो, अब यूनेस्को से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे ओजाले। आपको याद है अभी भारत में टोटल कितने विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं? तो 42 हो चुके हैं। 42 नंबर का है होयसला मंदिर जो कि है कर्नाटक में। इससे पहले 41 नंबर का बना था शांति निकेतन जो कि है पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। और अगर आपसे पूछे ना कि दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। एक्चुअली में ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये टैग अमूर्त धरोहरों को ही दिया जाता है, लेकिन पहली बार किसी मूर्त धरोहर को दिया गया। अब अमूर्त धरोहर मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल साइट्स जिन्हें आप छू नहीं सकते। मूर्त धरोहर मतलब होता है टेंजिबल साइट जिन्हें आप छू सकते हैं। अभी आपको याद होगा भारत की 15वीं अमूर्त धरोहर कौन सी बनी है? 15वीं इंटेंजिबल साइट कौन सी बनी है? तो आंसर होगा गरबा डांस। इससे पहले 14वें नंबर की थी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। और अभी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया था, केरल कोझिकोड को और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को। हमने पढ़ा था ना, केरल के कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर बनाया गया, फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर, और ग्वालियर को संगीत का शहर। अच्छा, यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल कौन सा है? कंचनजंगा। तो आंसर होगा कंचनजंगा जो सिक्किम में है। और वैसे यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो 2 हैं, अहमदाबाद है और जयपुर है। तो ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया? तो आंसर होगा JN1। तो JN1 ये कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है। JN1 इसका नाम रखा है। और अभी तेजी से फैलने के कारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया। अभी JN1 का पहला केस अभी इसी साल सितंबर में अमेरिका में आया था और भारत में पहला मामला ये केरल में आया। अच्छा, WHO है ना, ये किसी भी बीमारी को या किसी भी वायरस को 2 तरह से डिफाइन करता है। वैसे तो 3 तरह से करता है, लेकिन 2 आप ध्यान रखो। एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब ये अत्यधिक गंभीर स्थिति होती है, इसमें मौतें हो रही होती है, लोगों की आर्थिक हानि हो रही होती है, और इसमें संक्रामक क्षमता भी बहुत तेज होती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये फैलता है। और दूसरा ये हम देख रहे हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये इतना गंभीर नहीं होता, इतना खतरनाक नहीं होता, पर इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस पर नजर रखना जरूरी है। तो अभी WHO ने JN1 को इसी कैटेगरी में रखा है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को आप वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हो। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और सेक्रेटरी जनरल है टेड्रोस अधानोम। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा वासुदेव देवनानी। अभी आपको बताया राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पे नए मुख्यमंत्री बने। सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, सारे 5 राज्यों के मुख्यमंत्री। लेकिन उससे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि राजस्थान विधानसभा में नए स्पीकर कौन बने? वासुदेव देवनानी बने। राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे अभी भजन लाल शर्मा, बीजेपी पार्टी से हैं, और 2 उप मुख्यमंत्री भी बने, 2 डेप्यूटी CM, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। अभी रमन सिंह याद है आपको, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। नरेंद्र सिंह तोमर ये मध्य प्रदेश विधानसभा में नए अध्यक्ष बने। और 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे चुनाव हुए थे? मिजोरम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार आई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय,
मध्य प्रदेश में बने मोहन यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा। मिजोरम में वहाँ की लोकल पार्टी है जेपीएम पार्टी, जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी, तो उसके नेता मुख्यमंत्री बने, नाम है लाल दुहोमा। और तेलंगाना में कांग्रेस की बनी है पार्टी, मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। बाकी बात यहाँ पे राजस्थान की है, तो ये रहा मैप पे राजस्थान। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी भी बोलते हैं। नए मुख्यमंत्री बन गए भजन लाल शर्मा, लेकिन गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है। आपको बताए हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था जयपुर में। और अभी उदयपुर कोफ्तागारी मेटल क्राफ्ट को, बीकानेर की कशीदाकारी शिल्प को, बीकानेर की उस्तकला शिल्प को और जोधपुर की बंदेज शिल्प को और राजस्थान के नाथद्वारा में बनाई जाने वाली पछुआई पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। पहली प्रीमियर वॉलीबॉल लीग ये खेली गई थी जयपुर में, जिसको जीता था महाराष्ट्र ने। देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पारित किया गया राजस्थान में ही। और इसी तरह से राइट टू साइट और राइट टू हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य भी बना था राजस्थान। नंदनी गुप्ता ये कोटा राजस्थान से है, मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज हुई थी भारत और सिंगापुर के बीच में भी, राजस्थान में ही। वैसे अभी पहली बार हमने मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ एक एक्सरसाइज किया था साइक्लोन 1, ये भी राजस्थान में किया। और अभी राजस्थान के सीकर में लक्खी मेले 2023 का आयोजन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मरु फेस्टिवल का आयोजन होता है जैसलमेर में। और ऊंट महोत्सव का आयोजन ये राजस्थान के बीकानेर में होता है। और ऊंट से आपको एक प्रश्न याद आ गया होगा, तो आप ही बता दो फिर कि अभी 2024 को हम किस वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी राजस्थान के सीकर से यूरिया गोल्ड लॉन्च किया था, जो मृदा में सल्फर की कमी को दूर करेगा। तो राजस्थान से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए, जो आपने 2023 में पढ़े थे। अभी बढ़ते आगे। फिर बताओ, हाल ही में संसद के द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा, रिप्लेस करेगा? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। तो अभी संसद ने राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 नेशनल टेलीकॉम बिल 2023 को पारित कर दिया है। इसे पार्लियामेंट में संसद में किसने पेश किया? जो हमारे आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने। और ये किस कानून को रिप्लेस करेगा? तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को। मतलब 138 साल पुराने कानून की जगह लेगा ये नया कानून। अब इसमें कुछ खास बातें हैं, वो मैं आपको बताऊं। तो इसमें फर्जी सिम पर नकेल कसी जाएगी। कैसे? अगर किसी के पास अब फर्जी सिम होती है या फिर फर्जी सिम लेता है, तो उसे 3 साल की जेल की सजा होगी और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उसी तरह से अगर कोई इमरजेंसी आपातकाल स्थिति आती है, तो सरकार मोबाइल सेवा और नेटवर्क को प्रतिबंध यानी कि बैन कर सकती है। और उसी तरह से जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो ना, ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म या इंटरनेट कॉलिंग या मैसेज, जैसे कि व्हाट्सएप करते हो या टेलीग्राम हम यूज करते हैं, तो अभी इन सेवाओं को टेलीकॉम से बाहर कर दिया गया है इस नए कानून के अंतर्गत। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए भाई इस नए कानून में क्या क्या होगा अब। और नए कानून से याद आएगा अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल कौन से नंबर का है? 128वां है। एक्ट कौन सा है? 106वां है। किसने प्रस्तुत किया था? हमारे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने। और इसमें क्या बात कही गई कि इसमें महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण मिलेगा। ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, तो ध्यान में रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने पाट मित्रो एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा वस्त्र मंत्रालय। तो अभी कपड़ा मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो इस एप्लीकेशन को भारतीय जूट निगम द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, मतलब इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? जूट किसानों को MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। ये एप्लीकेशन 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। अच्छा, वैसे हमारे कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी है। और भारतीय जूट निगम की हमने बात की, जिसकी स्थापना होती है 1971 में, मुख्यालय कोलकाता में है। अच्छा, टेक्सटाइल से एक प्रश्न मुझे याद आता है, करंट अफेयर्स का अच्छा प्रश्न है ये, सुनना आप पहले, कि भारत टेक्स 2024 ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां पे होगा? मैंने तो आपको पढ़ाया है इसको, लेकिन अभी होमवर्क प्रश्न समझो आपका, कहां पे होगा ये बताओ। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। आपका सेशन बनाने में पूरी मेहनत करता हूं, मैं पूरा दिल से बनाता हूं, पूरा समय देता हूं जितना समय चाहिए होता है, कोई जल्दबाजी नहीं करता। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने 2 मिनट जरूर दीजिएगा मेरे पूरे दिन भर की मेहनत के लिए।
और इसे अपने दोस्तों के साथ में और अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। अभी कल का करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। और अभी किस एआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया, भाषिनी एआई। किस पुस्तक ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 जीता। दोनों बुकें हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स और विनिंग मिडिल इंडिया नाम से। और डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया। वे किस आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी, नेशनल वुमेन्स कमीशन। कौन सा देश ओपेक से बाहर हो गया, अंगोला हो गया। किस हाई कोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई हुई, मध्य प्रदेश। और राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया, 22 दिसंबर। और चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट को जीता है डी गुकेश ने। किस राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया, मणिपुर। और आखिरी प्रश्न था कि अभी किसे औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार मिला, एनटीपीसी कांटी को। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बना, तो आंसर होगा एम्स नागपुर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।